गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका डिक्सन जोलीवाद, डिक्सन जोली थ्योरी। इसे मैं एक नया नाम और देके आपको समझाता हूं। हम इसे टैक्ट TACT टैक्ट थ्योरी के नाम से इसको पढ़ेंगे। टैक्ट कोई थ्योरी वैसे नहीं है, ये केवल हमने अपनी सुविधा के लिए ये नाम रखा है। इससे पहले हम विट्टल थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी पढ़ चुके हैं। साथ ही आपका हमने पढ़ा था फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंदर कुछ टॉपिक्स हमने आपको इसमें बता दिए थे। कैपिलरी सिद्धांत है, एटमॉस्फेरिक सिद्धांत है आपके, है ना, अवशोषण सिद्धांत आदि। आज है डिक्सन जोलीवाद, जो कि सबसे अधिक मान्य आपका सिद्धांत है रसारोहण के लिए। तो यहाँ पर देखो कुछ शब्द हैं वो हमें पढ़ने हैं, पहले इनके बारे में जानते हैं, फिर अपन उसको पूरा बताएंगे। यहाँ इस टी से मतलब तो होता है आपका क्या, ट्रांसपायरेशन पूल, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष, क्या कहते हैं इसको अपन, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष क्या होता है, एक्सप्लेन करेंगे। इस पर अलग से भी क्या है शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। एक का मतलब एडिशन, असंजन बल। इसका होता है आपका सहसंजन बल। और ये है तनाव। इन चार टॉपिक्स के द्वारा हम डिक्सन जोलीवाद को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक प्लांट का डायग्राम बनाता हूं मैं, किस प्रकार से रसारोहण की क्रिया आपकी संपन्न होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो आपका रहा स्टेम,
देखो भैया, ये मैंने एक डायग्राम बनाया रसारोहण की क्रिया को एक्सप्लेन करने के लिए, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले मैं यहाँ पर अपन जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको शुरू करते हैं। आपका टॉपिक ट्रांसपायरेशन पूल, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष। ये वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष क्या होता है, हम उसे इस पादप में भी क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन पादप में समझाने से पहले मैं एक प्रायोगिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रायोगिक रूप से भी इसको क्या पूछ लिया जाता है, क्या होता है। तो देखो, इस क्रिया को समझने के लिए हम क्या लेते हैं, एक पानी से भरा हुआ बीकर हम लेते हैं। ये आपका पानी से भरा हुआ क्या हो गया, एक बीकर है, जिसमें हमने पूर्ण रूप से क्या भरा हुआ है, पानी इसके अंदर हमने इसमें क्या कर रखा है, भर रखा है। और इसके अंदर हमने क्या किया, एक कांच की नली जो कि दोनों ओर से खुली हुई है। इसके जो कांच की नली है, इसके जो सिरे हैं, दोनों सिरे कैसे हैं, ओपन है, ऊपर वाला नीचे वाला। और इसमें भी हमने क्या कर रखा है, इसको भी पूर्ण रूप से जल के द्वारा इसे भी हमने भर रखा है। तो ये जो कांच की नली है, ये भी पानी के द्वारा क्या है, पूर्ण रूप से आपकी भरी हुई है। और इस कांच की नली के ऊपर हमने क्या किया है, एक स्पंज का टुकड़ा रखा हुआ है। इस पे इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक स्पंज का टुकड़ा हमने इस पे रख दिया है। ये स्पंज का टुकड़ा हमने रख दिया। तो ये तो क्या है, एक स्पंज का टुकड़ा हो गया। ये एक आपकी कांच की नली है, जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं। ये आपका कोई बीकर है, जिसमें हमने क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ये इस प्रकार की एक व्यवस्था हमने यहाँ पर क्या कर दी है, करके रखी हुई है। अब हम क्या करते हैं, ये जो स्पंज का टुकड़ा है, इस स्पंज के टुकड़े के ऊपर सूर्य का है, ये आपका क्या हो गया, इसकी सनलाइट जब इस पे क्या होती है, आपतित होती है। जब इस पर सनलाइट क्या होती है, गिरेगी, तो सनलाइट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से जल क्या होता है, वाष्पित होता है। तो यहाँ से क्या होगा, जल का वाष्पन होता है, जिससे जल आपका क्या हो जाएगा, वायुमंडल के अंदर बाहर चला जाता है। तो इसकी जो हीट को जो प्राप्त करें, इसकी जो गर्मी आ रहा है, इसका जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर इस पर जब पड़ेगा तो ये गर्म होने की वजह से इसका जो पानी है वो क्या होगा, वाष्पित होगा, और वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। जब ये उड़ेगा तो क्या होगा, इस स्पंज के ऊपर पानी की मात्रा कम होगी या नहीं होगी, स्वाभाविक होगी। जब पानी कम होगा तो इस पानी की पूर्ति के लिए क्या होता है, जब ये पानी कम हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, एक रिक्त स्थान समझ गया। तो इसको पानी की कमी पूरा करने के लिए क्या करेगा, नीचे से पानी निकलेगा, इस नली से पानी ऊपर जाएगा, और नली कहाँ से लेगी, ये नीचे जो पानी भरा है, यहाँ से ये पानी क्या होगा, इस प्रकार से ये कंटिन्यू ऊपर की ओर चलता रहेगा। और यह क्रिया क्या होती है, जब तक लगातार चलती रहती है सतत रूप से, जब तक कि वाष्पन की क्रिया होती रहेगी, सूर्य का प्रकाश जब तक पड़ता रहेगा, स्पंज पे वाष्पन के द्वारा जल बाहर उड़ता रहेगा, और जल नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है, चलता रहता है। तो क्या देखा, इस वाष्पन की क्रिया के कारण एक खिंचाव उत्पन्न हो गया, जिससे जल क्या हो गया, ऊपर की ओर आपका स्थानांतरित हुआ। तो ये जो वाष्पन की वजह से जो खिंचाव उत्पन्न हुआ है, इसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो यही क्या कहलाया, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष आपका कहलाया। अब इस जो आपकी परिकल्पना, इसको मैं यहाँ लागू करता हूँ। यहाँ देखो, आपका जो स्पंज है, स्पंज के रूप में मैं आपकी जो लीफ है, ये क्या हो गई, लीफ। इसे स्पंज के रूप में मान सकते हैं, नहीं मान सकते भाई, उसके कारण मैं इसको स्पंज के रूप में काम में ले रहा हूं, हो गया। और ये आपका क्या है, ये है आपका जाइलम है, ये स्टेम है। तो ये जो जाइलम है आपका, जो अपन ये बना रखा है, तो इस जाइलम में
को मैं एक कांच की नली के रूप में काम में ले रहा हूं, तो ये किसके रूप में काम में आ रही है? कांच की नली के रूप में कार्य आ रही है। यहाँ आपकी जड़ें आदि जो भी हैं बिखरी हुई हैं, तो उन जड़ों के द्वारा क्या होता है? जल आ रहा है। तो लाई के बीकर के जैसी संरचना आपकी क्या हो गई? ये यहाँ पर हो गई, जहाँ से जल क्या होगा? ऊपर की ओर आपका जाएगा। जब जाता है, हम जानते हैं कि इन जाइलम के अंदर भी जो जल है कंटिन्यूम के अंदर भी क्या होता है? ऊपर तक भरा होता है, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर ये है ही, अब जा रहा था आपका, तो यहाँ पे भी जल आपका क्या है? इसमें भरा हुआ ये आपका रहता ही है। अब यहाँ इस क्रिया को मैं देखो लागू करता हूं, क्या होता है? जब पत्ती जो है आपकी, इस पत्ती में देखिए, पत्ती के अंदर क्या होते हैं? इसके ऊपर ये क्या पाए जाते हैं? ये तो स्टोमा है आपका, रंध्र है। ये तो क्या हो गया आपका? रंध्र है आपका। ये क्या है आपकी? रंध्र कोशिकाएं, सॉरी द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स। ये हो गई द्वार कोशिकाएं। और जब सूर्य का प्रकाश यहां से अंदर की ओर जाता है, तो यहां से क्या होगा? ये जल ट्रांसपायरेशन के द्वारा क्या होता है? ऊपर की ओर उड़ता है। जब इन रंध्रों के माध्यम से सूर्य का प्रकाश अंदर जाएगा, तो रंध्र के यहाँ पर जो जल होता है इन कोशिकाओं के अंदर, आसपास में एरिया में अंदर, वहां से क्या होता है? जल आपका बाहर वाष्पित होकर वायुमंडल के अंदर आ जाता है। जब वायुमंडल के अंदर आ जाएगा तो स्वाभाविक है यहाँ पानी की कमी, अंदर कोशिकाओं में पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जब पानी की कमी इन कोशिकाओं के अंदर हो जाएगी, तो अब उस पानी अब कहां से? तो इसके पास में समीपस्थ जो ये कोशिकाएं हमने बना रखी हैं, जो कौन सी कोशिकाएं हैं आपकी? मीसोफिल्स हैं। इन मीसोफिल्स से क्या करेगा? ये जल को एब्जॉर्ब करता है। ये बाद में आपकी क्या है? ये वाहिकीय तत्व है आपके हैं, वाहिकीय तत्वों के साथ में आपका इनका संपर्क है, तो यहां से ये जल आएगा। तो ये क्या होगा? सीधा ही जल के संपर्क में रहेगा, तो जल क्या होगा? कंटिन्यू आता रहेगा। तो ये कमी वाष्पोत्सर्जन की वजह से क्या होती है? यहाँ पर ये जल की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए जल क्या होता है? इन वाहिकीय तत्वों की से आपके यहाँ से खिंचकर यहाँ की ओर आता है। तो ये ट्रांसपायरेशन क्या करता है? एक ऊपर की ओर खींचने का एक बल लगाता है, जिससे जल ऊपर आता है। इसे अपन क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष कहते हैं। तो ये तो हुआ वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष। तो ये बात आपके क्लियर हुई। वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष क्या होता है? तो इसको थोड़ा सही प्रकार से ध्यान में रखना है कि वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष है क्या। अब मैं आपको बाकी की दो चीजें हैं उनके बारे में बताता हूं, फिर पूरा का पूरा एक साथ अपन डिक्सन जोलीवाद को पढ़ेंगे। देखिए आगे एडिशन बल। एडिशन का मतलब जुड़ने से ही होता है। एडिशन बल फोर्स क्या होता है आपका? ये आसंजन बल। यहां पर देखो, एक अणु आपका है, ये एक आयन हो गया, ये जैसे कि एक आयन आपका ये है, हो गया। और एक आयन हो गया आपका ये, दो अणु हो गए आपके। देख रहे हो दोनों की प्रवृत्ति आपकी एक अलग अलग प्रकृति है। दोनों की प्रकृति क्या है? अलग अलग है। एक अलग कण है, दूसरा अलग कण है। जब ये दो भिन्न भिन्न क्या होते हैं आपके अणु या आयन आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ में जब जुड़े होते हैं, हाँ, ये इस प्रकार के जब दो अलग अलग एक साथ में किसी बल से जो जुड़ते हैं, वो किस बल के द्वारा जुड़ते हैं? आसंजन बल के द्वारा क्या होते हैं? ये जुड़े होते हैं। यानी कि दो भिन्न कणों के मध्य लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाएगा? आसंजन बल कहलाता है। अलग अलग आपका जो जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या देखो, एक आपका ये है और दूसरा भी क्या ऐसा है, यानी कि बोथ आर समान है। यहां पर दोनों अणु कैसे हैं? समान है। यानी कि जब दो समान कणों के मध्य जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? सहसंजन बल कहते हैं। दो समान कणों के मध्य लगने वाला बल तो क्या कहलाएगा? सहसंजन कहलाता है। और असमान कणों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? आसंजन बल
कहलाता है। तो ये दो बल आपके क्या होते हैं, यहां पर ये काम करते हैं। अब मैं देखो सहसंजन बल क्या होता है, सहसंजन बल को थोड़ा सा मैं और समझाता हूं। सहसंजन बल, सहसंजन बल क्या होता है, यहां पर जल और जल के मध्य लगता है। जल और जल के अणुओं के मध्य क्या होता है, आपका ये जो जल है जो कि कैसे बना होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु है, दो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो जल और जल का अणु जो आपस में आपका जुड़ा हुआ है ये, तो ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, ये आपस में अटैच होते हैं। और ये जो जुड़े होते हैं आपके ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उससे संयोजक बंध के द्वारा क्या होता है, अटैच आपका होता है। तो यहाँ जल और जल के अणु आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो ये जो दोनों का आपस में समान अणु, जल और जल एक ही है, तो जब ये दोनों समान अणु आपस में जुड़े होते हैं तो जो इनको जोड़ता है वो बल क्या कहलाता है, सहसंजन बल कहलाता है। तो यहाँ पर जल के जो अणु हैं आपके, ये जो जल के अणु हैं ये आपस में क्या है भाई, आपस में इस प्रकार से क्या है, ये जुड़े हुए हैं। तो वो तो जुड़े हुए हैं सहसंजन बल के द्वारा। अब ये जो जल का अणु है एक, वो क्या है, इस भित्ति के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस भित्ति के साथ में जब ये जुड़ जाता है तो ये तो भित्ति है आपकी, वो हम जानते हैं जो भी भित्तियां होती हैं उनके ऊपर इस भित्ति पे क्या है, लिग्निन आदि के अणु पाए जाते हैं। तो यहाँ देखो एक तो जल का अणु और एक लिग्निन के अणु, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग आयन्स हो गई। तो ये दोनों जब आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो इनमें जो बंध, तो इनमें जो बल लगता है वो कौन सा होता है, आसंजन बल होता है। क्या कहलाएगा वो, आसंजन बल कहलाएगा। तो इस आसंजन बल के कारण जो जल के अणु है किसके साथ में अटैच हो गए, इस भित्ति के साथ में अब क्या हो गए, ये अटैच हो गए। अब देखो मैं आपको इन तीनों चीजों को यहां जोड़ता हूं। जल और जल के अणु आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, जो कि एक बहुत ही घनिष्ठ या पावरफुल क्या है आपका बल है, जिससे ये आपस में क्या होते हैं, जल और जल एक दूसरे को नहीं छोड़ते। तो सारे अणु क्या होते हैं, एक साथ में अटैच रहते हैं। दूसरा आपका क्या हो गया, यहां पर ये जो जल का अणु है इस वाहिकीय तत्वों की भित्ति के द्वारा क्या होता है, आसंजन बल के द्वारा अटैच होता है। तो ये भित्ति को क्या होता है, ये जल का अणु नहीं छोड़ता है। जब ये नहीं छोड़ेगा तो ये दोनों ये आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल ये अटैच होते हैं। और साथ में ये ट्रांसपायरेशन पूल, वाष्पन अपकर्ष के कारण क्या होगा, एक पूरा का पूरा जल में खिंचाव बना होता है, खिंचाव का ये तनाव उत्पन्न होता है। तो तीसरा चौथा बल जो हमने बताया ना, तनाव। तो तनाव में क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि चीज को खींचने से मतलब है, अब कोई रस्सी होती है उसको खींचेंगे तो बिल्कुल टाइट हो जाती है, बिल्कुल तनन्य। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, इन बलों को सब कारण एक तनाव उत्पन्न हो जाता है पूरा का पूरा, जिससे क्या होगा, ये पूरा एक स्ट्रेट बना रहता है, एक जल स्तंभ के रूप में क्या करता है, ये कार्य आपका करता है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, कार्य आपका करता रहेगा और जल ऊपर की ओर क्या होता है, चला जाता है। अब ये जल ऊपर छड़ा कैसे, इसको मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो डिक्सन जोलीवाद है क्या, ये सारे के सारे बल जो पड़े हैं उन्हीं से संपर्क में आएगा। सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी पत्तियां हैं, जो आपकी लीफ है, इस लीफ में किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होगा भाई, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या हो जाएगा, जल की हानि होती है। हो गया। अब ये जल की जब हानि होती है, लिखो आगे, जल की हानि से क्या होगा, मीसोफिल सेल्स में डीपीडी
ओपी के मान में तो क्या हो जाएगी, वृद्धि, व जल विभव, जल विभव के मान में कमी हो जाती है। इधर देखो कैसे, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो द्वार कोशिकाओं से क्या होगा, जल आपका चला जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, जब ये खुल जाएगा ना, खुलने पर क्या होगा, तो जल हानि होगी, तो यहाँ से जल की हानि होगी, तो ये जल की हानि फिर ये कोशिकाएं क्या करेंगी, मिसोफिल कोशिकाओं से क्या लेंगी, ये जल लेंगी तो बाहर आ जाएगा, तो इन कोशिकाओं में जल की हानि होगी। इन कोशिकाओं में जब जल की हानि हो जाएगी तो यहाँ पर जल तो रह गया आपका क्या, कम, चला ही गया बाहर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लवण आदि की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे ओपी के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाएगी। प्राशन दाब, ओपी का मतलब होता है प्राशन दाब, जब प्राशन दाब के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, साथ ही क्या हो जाएगा, डीपीडी का मान भी, है ना, विषण दाब न्यूनता भी क्या हो जाती है आपकी, उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। ओपी के मान में वृद्धि हो गई और डीपीडी के मान में भी क्या हो गई, यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। डीपीडी को हम एसपी के नाम से भी जानते हैं, चूषण दाब, यानी कि कोशिका में जल को ग्रहण करने की क्षमता को अपन डीपीडी कहते हैं, आपकी चूषण दाब। तो जो ये क्या करेगी, जल को ग्रहण करेगी, नहीं करेगी। जब यहाँ पर ओपी का मान कम है तो जल क्या होगा, इन कोशिका में आएगा। अब जल आएगा कहाँ से भाई, जल स्वाभाविक है, वायु के तत्वों के साथ में अटैच है। तो ये जो कमी है डीपीडी, ये जो वृद्धि है डीपीडी की और आपकी किसकी, ओपी की और जल विभव की जो कमी है, वो क्या होती है, वायु के तत्वों में पहुंच जाती है। जो वायु के तत्व कहाँ थे, आगे पत्तियों में थे, पत्तियों में ये डीपी की वृद्धि जो होती है, ये क्या होती है कहाँ आती है, तने में आ गए, तने से क्या होती है, रूट में आ जाती है, और रूट में आने के कारण क्या होती है, यहाँ से इसको भूमि में जो जल है वहाँ से जो मूलें हैं वो क्या करती हैं, जल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ऊपर की ओर क्या करती हैं, ये स्थानांतरित कर लेती हैं, जहाँ पर ट्रांसपायरेशन पूल बल के द्वारा जल को जब बाहर निकाला जाता है, जैसे जैसे कमी होती रहती है और ये जल क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लगातार कंटिन्यू क्या होता है, जल ऊपर चढ़ता रहता है। इसमें क्या होता है, जो आपका दाब आदि जो ये लग रहा है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो घर्षण बल है, यानी कि ये कितना, लगभग 300, इसमें क्या बनता है, 300 आपका एटीएम प्रेशर का दाब लगता है, जो कि हर प्रकार के घर्षण को क्या कर सकते हैं, रोकने में सक्षम भी होता है, और साथ में क्या होगा, ऊपर चढ़ने के लिए भी एक पूर्ण एटीपी का मान होता है, जो बड़े से बड़े पेड़ों में क्या कर सकता है, जल आपका ऊपर चढ़ सकता है। तो ये थ्योरी पूरी क्या करती है, आपको सिद्ध करती है रसारोहण की, जिससे कि रसारोहण क्रिया बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जल की हानि से मीसोफिल कोशिकाओं में डीपीडी और ओपी के मान में वृद्धि हो गई, वह जल विभव में कमी हो जाती है। और ये जो वृद्धि है, ये डीपीडी की, यानी डीपीडी ओपी की जो वृद्धि है, वृद्धि कहाँ पर, वाही की है तत्वों में, जैसे पत्ती में और पत्ती से स्तंभ में और स्तंभ से जड़ों तक पहुंच जाती है, पहुंच गई। अब क्या होगा, जड़ यानी मूल जो हैं, ये जड़ें एंडो ओस्मोसिस की क्रिया के द्वारा जल का अवशोषण करती हैं। यह जल जड़ से ऊपर की ओर
तने से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचता है, जहां ट्रांसपायरेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से जल को क्या है, ऊपर तक अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से पहुंचा सकते हैं। इन क्रियाओं के, इन बलों के द्वारा जो प्रेशर आपका प्राप्त होता है अपन को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो लगभग कितना होता है, 300 atm। और ये 300 atm है, एक बड़े से बड़े पादप में क्या कर सकता है, जल को पहुंचा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो जल को चढ़ने में जो अवरोध गुरुत्वाकर्षण बल है और घर्षण बल जो भी होता है इनके मध्य, उनको